हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आपको पता है, कल 22 जुलाई को नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसके कुछ पार्ट्स रह गए थे, तो आज उस पार्ट को हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ और इसको समझें और अच्छी तरीके से इसको नोट करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के नोट्स आपको व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से आपके पास आ चुके हैं। अब आपने उसको समझना है कि उनका मीनिंग क्या है, क्या क्या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। वर्नर थ्योरी, नेम ऑफ साइंटिस्ट है अल्फ्रेड वर्नर, उनके नाम के ऊपर ये थ्योरी है, वर्नर थ्योरी। ये क्या कहती है थ्योरी? यह थ्योरी कहती है कि मेटल के अंदर दो तरह की वैलेंसी होगी, कि कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है उसमें दो तरह की वैलेंसी है। एक तो है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होगी सेकेंडरी वैलेंसी। जो 1 नोट से लिखी हुई है वो प्राइमरी वैलेंसी है और जो 2 नोट से लिखी गई है वो सेकेंडरी वैलेंसी है। तो प्राइमरी वैलेंसी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन स्टेट को और सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को। ध्यान रखना है, प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल और सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को। दोनों टर्म आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। तो ये होगा पॉइंट नंबर फर्स्ट। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट कहता है एजम्पशंस के अंदर कि प्राइमरी वैलेंसी आपके पास वो वेरिएबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी है वो फिक्स्ड होती है किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, किसी मेटल के लिए। कि प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल है, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकती है, लेकिन उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो फिक्स रहेगी। कैसे? जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया FeCN6 3 नेगेटिव और एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया FeCN6 4 नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स दोनों देख लीजिए, मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है वो ऑक्सीडेशन स्टेट का है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हो +3 आती है और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करते हो तो +2 आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हो गया? प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी तो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे 6 होगा और यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये पॉइंट था, प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में आपने पढ़ा कि प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल है, आयनाइज हो सकती है, और सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, वो आयनाइज नहीं होगी। क्यों नहीं होती? क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा CS में आती है, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में आती है, कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें आती है। और स्क्वायर ब्रैकेट का पार्ट हमने पढ़ा है कैसा होता है? नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट वाला। तो सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी कैसी हो जाएगी? आयनाइजेबल हो जाएगी आपके पास। क्लियर है यहां तक की बात? गुड। उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉन डायरेक्शनल भी होती है, और जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो डायरेक्शनल होती है। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल। डायरेक्शनल कोई भी चीज होगी तो उसकी शेप होती है, ज्योमेट्री होती है। ये बात हम 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते थे तो इसलिए उनकी एक शेप होती थी, ज्योमेट्री होती थी कोवेलेंट कंपाउंड की। तो सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होने की वजह से उसके अंदर शेप होती है, उसकी वजह से ज्योमेट्री होती है। तो ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज डिपेंड अपॉन द सेकेंडरी वैलेंसी। किस पे डिपेंड करती है? सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां मेंशन किया गया है कि सेकेंडरी वैलेंसी अगर अपने पास, सेकेंडरी वैलेंसी अपने पास अगर 4 हो तो ज्योमेट्री हो सकती है टेट्राहेड्रल और हो सकती है स्क्वायर प्लेनर। अगर सेकेंडरी वैलेंसी 4 है तो ज्योमेट्री आपके पास टेट्राहेड्रल या क्या हो सकती है? स्क्वायर प्लेनर। अगर 5 हो आपके पास, 5 हो, तो शेप और ज्योमेट्री हो सकती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर वही सेकेंडरी वैलेंसी आपके पास 6 हो जाए तो ज्योमेट्री हो सकती है ऑक्टाहेड्रल। ये सभी शेप हमें पता होनी चाहिए। टेट्राहेड्रल का क्या मतलब है, स्क्वायर प्लेनर का क्या मतलब है,
और ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल का क्या मतलब है और ऑक्टाहेड्रल का क्या मतलब है। तो सेकेंडरी वैलेंसी हमें किस चीज के बारे में बता रही है, शेप से रिगार्डिंग की बात बता रही है। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल थी, शेप के बारे में नहीं बताती। तो ये तो अजम्पशंस हैं, पॉइंट्स हैं जो अल्फ्रेड वर्नर ने माने हैं, कंसीडर किए हैं। ये पहली थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है, उनकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो लेकर चलते हैं साथ, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो आने हैं वो एग्जाम्पल आने हैं वर्नर थ्योरी से रिगार्डिंग के। तो बात कर लेते हैं एग्जाम्पल से रिगार्डिंग की। एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, एग्जाम्पल हमने ले लिया, ये एग्जाम्पल मैंने कॉम्प्लेक्स ले लिया आपके पास हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। एक कॉम्प्लेक्स ये ले रखा है पेंटाअमीन क्लोरो कोबाल्ट क्लोराइड और अमीन। अभी दो कॉम्प्लेक्स मैंने ले रखे हैं, वर्नर थ्योरी के बेसिस पे मैंने इनका स्ट्रक्चर बताना है, कैसे मैं बता पाऊंगा। तो वर्नर थ्योरी के बेसिस पर मैंने पहले प्राइमरी वैलेंसी निकाल ली, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, +3 आ गई। सेकेंडरी वैलेंसी मैंने निकाल ली, 6 आ गई है। सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो अभी पढ़ा था कि जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी, तो इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री हमने ऑक्टाहेड्रल बना दी। प्राइमरी वैलेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से, सेकेंडरी वैलेंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे डार्क लाइन से, थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है वो Cl की वजह से आ रही है आपके पास। तो Cl प्राइमरी वैलेंसी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो Cl प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल भी है, तो नॉन डायरेक्शनल है इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं पर भी दिखा सकते हैं। मैंने एक Cl यहाँ दिखा दिया, यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, कहीं दिखा दो, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर प्राइमरी वैलेंसी आपके पास हो सकती है। और सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है, डायरेक्शनल है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल NH3 की वजह से आ रहा है, तो NH3 को हमने फिक्स दिखाया है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल की जब मैं बात करूं तो यहाँ Cl अंदर आ रहा है, अंदर आने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर में आ रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर आ रहा है, ये सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर आ रहा है ये आपके पास, तो इसलिए दोनों लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्ट्रक्चर इसका भी ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ Cl है, तो Cl के साथ थिक लाइन भी है, साथ में डॉटेड लाइन भी आएगी, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा जो NH3 है कि यहाँ आपके पास आ गया, बाकी जो Cl है वो आपके पास प्राइमरी वैलेंसी के अंदर आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है? सेकंड एग्जांपल आपको नोट्स में दे रखा था ये, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आता है, जेईई मेन के अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट दे देंगे आपसे, फॉर्मूला पूछ लेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो स्टेटमेंट को पढ़ना है आपने। डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी। कॉम्प्लेक्स कंटेन, कि कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 Cl है, 6 NH3 है, एक मेटल है कोबाल्ट, कहाँ है हमें नहीं पता वो कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द स्फीयर है ये Cl या आउटसाइड द स्फीयर है। रिएक्ट विद AgNO3 सॉल्यूशंस एंड टू गिव 1 मोल ऑफ AgCl precipitate, 2 मोल ऑफ AgCl precipitate एंड 3 मोल ऑफ AgCl precipitate। इट्स ओके। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, 1 मोल की, 2 मोल की और 3 मोल की, ये हमें प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं। AgNO3 के साथ ये कॉम्प्लेक्स रिएक्ट कर रहा है और AgCl बन रहा है, तो हमें साफ साफ पता है कि AgNO3 के साथ अगर क्लोराइड आयन रिएक्ट करते हैं तो ही AgCl बन पाएगा, अदरवाइज AgCl नहीं बन सकता। तो जिस केस के अंदर 1 मोल AgCl बन रहा है, यहाँ साफ जाहिर हो रहा है कि वहां एक क्लोराइड आयन फ्री है। जहां 2 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं वहां 2 क्लोराइड आयन फ्री हैं, जहां 3 मोल के बन रहे हैं वहां 3 क्लोराइड आयन फ्री हैं। तो उसी तरीके से हम फार्मूला बनाते चलेंगे। एक फॉर्मूला जब बनाते हो, मतलब कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाते हो, तब ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा एक्सीड ना करे। कभी आप ये सोचते कि सर ये सारे के सारे अंदर ही प्रेजेंट हो, तो 6 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। अब 1 मोल AgCl है, इट मींस अब जो ब्रैकेट के अंदर आएगा, स्फीयर ब्रैकेट में आएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आएगा, ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, तो यहां आपके पास 2 Cl अंदर आ जाएंगे, क्योंकि 1 मोल AgCl बन रहा है, तो एक ही Cl यहां बाहर होगा और 2 NH3 आ जाएंगे भाई बाहर।
कि टोटल 6 थे, 4 अंदर हो गए और 2 NH3 बाहर हो गए। 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट बन रहा था, तो 1 मोल के लिए ये आ गया। सेकंड स्टेटमेंट के लिए 2 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, तो 2 मोल के कब बनेंगे, जब 2 Cl क्लोराइड आयन बाहर होंगे, क्योंकि ये तो नॉन आयनाइजेबल पार्ट है। CS जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट है। आपके पास केवल जो Cl बाहर है, इसके बाहर है, वो आयनाइजेबल है। अगर ये टूटेगा तो क्लोराइड आयन को फ्री करेगा, NH3 एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा, जहां 2 मोल के आ जाएंगे तो वहां एक NH3 को और हम अंदर ले आते हैं और 2 Cl2 बाहर हो गया और एक NH3 बाहर हो गया। सिमिलरली अगर आप इन दोनों एग्जांपल को समझ चुके हो तो थर्ड में अपने आप ऑटोमेटिकली कर ही दोगे। 3 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, इट मींस 3 Cl है वो बाहर हैं। यहाँ 6 के 6 NH3 अंदर आ जाएंगे, तीनों Cl है वो बाहर चले जाएंगे। अब इसमें ये और पूछ रखा है साथ में, आल्सो कमेंट ऑन देयर कंडक्टिविटी, कि हमने उनकी कंडक्टिविटी के ऊपर कमेंट और करना है कि कंडक्टिविटी तीनों केस के अंदर सेम रहेगी, बढ़ेगी, कम होगी, कैसी होगी। तो कंडक्टिविटी आप लोगों को पता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस, कि कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस के ऊपर। तो नंबर ऑफ आयन किसमें होंगे, अगर ये कॉम्प्लेक्स टूटता है, ये कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे टूटेगा, ये CS तो अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट, तो ये कॉम्प्लेक्स अपने पास टूटेगा CONH3 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। मींस टोटल जो आयंस फ्री हुए वो 4 आयन आपके पास फ्री हुए, 3 क्लोराइड और 1। तो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस के ऊपर। यहाँ नंबर ऑफ आयंस कितने आ गए, 4 आ गए आपके पास। अगर ये कॉम्प्लेक्स आपके पास टूटता तो ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा आपके पास, तो यहाँ आपके पास 2 क्लोराइड आयन फ्री होंगे। अब 2 क्लोराइड आयन यहाँ फ्री होंगे आपके पास, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे सर चार्ज, तो इसके अंदर हम चार्ज कैसे निकाल लेंगे, सॉरी ये नंबर ऑफ आयंस कैसे निकाल लेंगे। यहाँ नंबर ऑफ आयंस कितने बने, 3, 2 क्लोराइड आयन और 1 ये बन गया आपके पास, इस वजह से हो गया। अब आपके पास अगर ये कॉम्प्लेक्स टूटता है तो इसमें 1 क्लोराइड आयन फ्री होगा, 1 कॉम्प्लेक्स पार्ट फ्री होगा, नंबर ऑफ आयंस 2 हो गए। तो नंबर ऑफ आयन जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। इट मींस जो तीसरा केस है उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, दूसरे केस में कंडक्टिविटी कम होगी और पहले केस में उससे कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल करना है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ें। थर्ड एग्जाम्पल जो दे रखा है नोट्स के अंदर, उससे रिगार्डिंग बात करें कि थर्ड एग्जाम्पल क्या है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं जो नोट्स में दे रखे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड विद एक्वस सॉल्यूशन असाइन द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द मेटल। आपको एक ऑब्जर्वेशंस दे रखी है एक्सपेरिमेंटल, उस ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ के ऊपर हमें ये अजाइन करना है कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी इन कॉम्प्लेक्स के अंदर। इस ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर सेकेंडरी वैलेंसी आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है और ये कॉम्प्लेक्स AgCl के 2 मोल प्रेसिपिटेट बना रहा है। इट मींस इस कॉम्प्लेक्स में 2 Cl नेगेटिव आयन है, 2 क्लोराइड आयन है। ये कॉम्प्लेक्स क्या बनना चाहिए कि 2 क्लोराइड आयन है तो वो क्लोराइड आयन बाहर रहेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स होना चाहिए लाइकली, ऐसा होना चाहिए और ऐसा ही होता है। तो 2 क्लोराइड आयन बाहर होंगे तब 2 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी अब आपके पास कितनी होगी, 4 होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 4 हो गया है, 4 इसके अंदर सेकेंडरी वैलेंसी होगी है। तो इस कॉम्प्लेक्स की सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगी। नेक्स्ट आपको दे दिया ये कॉम्प्लेक्स है, रिएक्ट AgCl के प्रेसिपिटेट बना रहे हैं 2 मोल, तो इसके अंदर भी 2 क्लोराइड आयन बाहर होंगे। तो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, NiH2O6 Cl2। तो इसकी भी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी आई है, 6 आ गई है कि 6 इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। नेक्स्ट की बात करूं, आपको ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है 0 प्रेसिपिटेट बना रहा है
कोई AgCl के प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे, इट मीन्स कोई क्लोराइड आयन बाहर नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, इस केस में स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इस केस में स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये स्ट्रक्चर इसका बनेगा। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इनके IUPAC नेम साथ साथ कि इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, टेट्रा अमीन, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल आएंगे, पैलेडियम 2 क्लोराइड, दिस वन हेक्सा एक्वा निकेल 2 क्लोराइड। जहां हाइड्रोजन एटम बाहर आ जाता है CS के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, वो कॉम्प्लेक्स एसिडिक होगा, वहां मेटल के नाम में इक लगता है स्फिक्स की फॉर्म के अंदर, हाइड्रोजन नहीं लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 4 आएगी। तो जहां पर भी हाइड्रोजन एटम बाहर आ जाता है वो एसिडिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, और एसिडिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के नेम के अंदर स्फिक्स इक लगता है, IC लगता है, प्लेटिनम था प्लेटिनिक हो गया, इस बात को नोट कर लेना और इसका नेम लिख देंगे। क्या नेम लिखेंगे, हेक्सा क्लोरो या क्लोराइड, वो बोथ आर सेम थिंग्स है, प्लेटिनिक ऑक्सीडेशन स्टेट। एक आ गया, अंडरस्टूड है कि यहाँ आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम रहेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी के बारे में था, ये वर्नर थ्योरी क्या कहती है उसके एग्जाम्पल से रिगार्डिंग था। इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से और पढ़ते रहें कंटिन्यूटी के अंदर, जैसे ही 1-2 टॉपिक और होंगे फिर डी ब्लॉक एलिमेंट का, इस चैप्टर का हम टेस्ट लेंगे।